हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हेलो दोस्तों, तो आपका मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेंस का क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है वो कह रहा है मिनरल एंडाउमेंट ऑफ डिस्परेट रीजन्स इन इंडियन टेरिटरी हैज़ बीन स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। कह रहा है कमेंट करो क्यों, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इंडियन मेनलैंड नहीं कह रहा है, इंडियन टेरिटरी कह रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप कहीं किसी पॉइंट में आप मरीन रिसोर्सेज को भी, या जो मरीन या रादर मरीन मिनरल्स हैं उनको भी केटर कर दो, है ना। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या ऐसा कुछ, वो चीज़ डेफिनेटली करनी चाहिए आपको। तो अगर मैं बात करूँ तो वो सिंपल सी बात कह रहा है कि कन्वेंशनल विजडम और जियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहती है कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है ना। तो बहुत सिंपल सी बात करें, लेकिन फिर भी जो जीडीपी में मिनरल का कंट्रीब्यूशन है वो स्टिल बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात करें, है ना। सो यू कैन राइट डाउन दिस इंट्रो कहीं पे एंड मेक श्योर कि जब आपको मिनरल्स पे क्वेश्चंस आए यू कैन रेप्लिकेटेड, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। पर वो कह रहे हैं कि इंडिया में ना मैक्सिमम पोटेंशियल पे क्यों नहीं है ये एक्सप्लोर, उसके रीजंस हैं। वो कह रहे हैं सबसे पहले तो ना पॉलिसी और रेगुलेशंस के इशू हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे इश्यूज हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क है वो मोस्टली पब्लिक कंपनीज करती हैं, लाइक माइनिंग या रादर मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन। एक और चीज़ वो क्या कहता है कि ऑक्शन ऑफ माइंस में कोई रेगुलेशन नहीं है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप इसके लिए ना अपने, मान लो इसके लिए आपको एग्जाम्पल कोट करना है, तो मान लो मैंने पूरी लाइन लिखी हुई है कि कोल ब्लॉक स्कैम इशू है, आप डायरेक्टली आज पॉइंट लिख दीजिए, क्योंकि आपको तो 250 शब्द में लिखना है ना। तो जितना भी कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम है वो इसी चीज को तो बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं था। एक और जो इशू यहाँ पे आता है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है या इतनी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, ये हमेशा से ही कैप्टिव माइनिंग का इशू यहाँ पे रहा है। कैप्टिव माइनिंग क्या होती थी कि पहले क्या था कि मान लीजिए आपने, अगर आपको वहाँ पे मान लीजिए आपको कोई कोल ब्लॉक मिल गया तो हमेशा वो कैप्टिव माइनिंग के लिए मिलता था। लाइक
it was captive under you. For example, आप अगर यूज करो तो आप अपनी खुद की इंडस्ट्रीज के लिए उसे यूज करोगे, आप कमर्शियली उसे आगे सेल या इस तरह से और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते. तो सिंपल से शब्दों में आप अपने ही आगे इंडस्ट्रीज के लिए उस चीज को यूज कर सकते थे. इसलिए क्या होता था, इसलिए भी बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं जाता था, पब्लिक कंपनीज ही ज्यादा थी, इसलिए भी बहुत स्पेसिफिक होता था कि किस किस को मिलेगा. बिकॉज ऐसे ही लोग जिसको एज कैप्टिव माइनिंग यूज कर सकते हैं, जिनके पास आगे फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, फैक्ट्रीज हैं जहां पे इसको यूज कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को दिया जाता था. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मान लो कि फॉरेन से लोग जो FDIs हैं वो अभी तक नहीं आती थी, लेकिन अभी देयर हैज़ बिन एक्ट विच हैज़ बिन पास्ड है ना, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. दूसरा एक इशू क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी ये तो यूजेज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री का बहुत ज़्यादा एरिया तो मैप्ड ही नहीं है. मैप्ड का क्या मतलब है कि मान लो पता तो होना चाहिए ना कहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज हैं, राइट. मैप्ड है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयरबॉर्न सर्विस भी अभी तक नहीं आए हैं, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, हमारी लिमिटेशंस भी हैं कि हम किस हद तक मैप कर पाते हैं. दूसरा, मान लो जैसे इंडिया को पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने का लाइसेंस मिला हुआ है इंडियन ओशन में, बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंट है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे भी 100% सक्सेस नहीं है, एंड दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड अपने खुद के जोन्स में भी. ऑल्सो और भी एग्जाम्पल्स है इसके. मान लो मेघालय में ना बहुत ज़्यादा कोल रिजर्व्स हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ की सीम ऐसी है, वहाँ पे लैंड इस तरह की है कि वहाँ पे आप कोई स्ट्रक्चर्स नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे आपको रैट होल माइनिंग यूज़ करनी पड़ती है. ठीक है, रैट होल माइनिंग अपने आप में कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपने कई बार डिस्कस किया होगा. फॉर एग्जाम्पल, रैट होल माइनिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं. तो आप देख रहे हो, इवन दो अवेलेबिलिटी है लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है. ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप एक पर्टिकुलर कोल माइन का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है. सिमिलरली थोरियम है ना, मैंने कई बार आपसे इंडिया का न्यूक्लियर 3 स्टेज प्रोग्राम डिस्कस किया है, तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको थोरियम की यूटिलिटी है, लेकिन अब हो क्या रहा है, थोरियम डायरेक्टली तो यूज़ नहीं हो सकता, थोरियम को डिफरेंट फॉर्म से बदलना है. तो थोरियम हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज़्यादा है, बट उसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज़ करने का काम हम अभी तक नहीं कर पाए. तो आप देख रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट मिनरल एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू यूज़ इट. अभी भी हम जो 3rd स्टेज है अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर की, उसी में स्टक हैं, वहाँ तक सही से पहुँच नहीं रहे. तो आप देख रहे हो, टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा है इसमें. नेक्स्ट, एनवायरनमेंट का कितना ज़्यादा कंसर्न है. मान लीजिए माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो वहाँ पे क्या है ना, मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी चली तो उससे एनवायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और उसको केटर नहीं किया जाता. अब आप देख रहे हो, मान लो कि मैंने माइनिंग ज्वाइन कर ली, मेरे पास इंडस्ट्री भी आ गई, तो इट्स नॉट ओनली द माइनिंग विच इज़ माई जॉब, इट इज़ ऑल्सो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है, जो एनवायरमेंट पे इफेक्ट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट्स हैं, उन पर भी तो मुझे ध्यान देना है. तो कहीं ना कहीं बिकॉज इट्स ओनली नॉट वन इंडस्ट्री, बट उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस इतने ज़्यादा हैं दैट पीपल डोंट इन्वेस्ट इन टू इट. एंड इवन इफ दे इन्वेस्ट इन टू इट, मान लीजिए कि ऐसे कंसर्न्स आ गए, नाउ द इन्वायरमेंट की जो एक्टिविस्ट हैं, दे विल कम इन क्वेश्चन, विच इज लेजिट है ना, क्वेश्चन करना बनता. होता क्या है, केसेस कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं और ये इशूज रिजॉल्व नहीं होते, तो 100% पोटेंशियल पे दे आर नॉट एबल टू वर्क. अब फॉर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका और राजस्थान में जो मकराना मार्बल माइंस हैं, ग्रेनाइट माइंस हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो एडजस्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इशूज़ हो जाते हैं. सिमिलरली वेस्टर्न घाट में जो माइनिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो एन इशू. तो कहीं ना क्योंकि कांस्टेंट इश्यूज बढ़ते जाते हैं, इस वजह से भी ये 100% पोटेंशियल पे नहीं आ पाते. एक और जो विषय डिस्प्लेसमेंट का है, आपको माइन करना है, पीपल विल बी डिस्प्लेस्ड, है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उन लोगों की रिहैबिलिटेशन आपका काम है, और अल्टीमेटली क्या होता है, रिहैबिलिटेट नहीं हो तो पीपल गेट एलियनेटेड, अलग हो जाते हैं. तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो, जो नैक्सलिज्म है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इसी वजह से तो है, राइट. इंडिया ने बहुत ज़्यादा रिमोट रीजन्स में माइनिंग शुरू कर दी, लेकिन पीपल वर नॉट रिहैबिलिटेड प्रॉपर्ली, राइट. फॉर एग्जाम्पल इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़ एंड सर्टन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ऑल्सो इससे ना बहुत ज़्यादा जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे, या वहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है जो फॉरेस्ट वगैरह में होती है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है. तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी चीज़ें रुक जाती हैं. ऑल्सो हेल्थ इशूज़ कितने ज़्यादा है, मान लो कि जैसे आप बहुत बार पढ़ते हो माइनर्स लंग या ब्लैक लंग, इन लोगों को बहुत ज़्यादा डिजीजेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माइंस. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब मैं माइनर्स के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ तो मुझे माइन में काम करना एक ऑक्यूपेशनल हेजार्ड लग रहा है, और अगर मैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इट्स नॉट ओनली माइनिंग बट आई विल हैव टू कम इन टर्म्स विद द हेल्थ स्टैंडर्ड्स एज वेल. तो दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं रिलक्टेंस हो जाती है दैट वी हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड. तो कहीं ना ध्यान देना कि इन सब इश्यूज
उसको केटर करने के लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी भी बनाई गई है, ठीक है। तो हमेशा ही आप वे फॉरवर्ड में इसको लिख सकते हो, जैसे कि हम यूजली क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना, वी राइट द हेडिंग्स एज वेल, तो कहीं अगर आपको ना लिखनी हो, दिस इज ऑल्सो अ वे टू आंसर, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। अब वे फॉरवर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी आई है, जिसका बेसिक एजेंडा क्या है कि रिसोर्स और रिजर्व बेस को बढ़ाया जाए, एक्सप्लोर ज़्यादा किया जाए, जो परमिट में डिलेज हैं उनको सही किया जाए, इंश्योर किया जाए कि जो माइनिंग है वो सस्टेनेबल हो, है ना, जैसे हेल्थ हैजार्ड्स ना हो, आगे इशूज़ ना आए, अकॉर्डिंगली अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इंसेंटिवाइज किया जाए, जिससे अब आप देखोगे कि यहाँ पे इन लोगों ने कैप्टिव माइनिंग को बंद कर दिया और एब्सोल्युटली एफडीआई जो है अब आ चुका है, अब कमर्शलाइज हो चुका है माइनिंग सेक्टर। पहले ऐसा नहीं था, तो आप इंसेंटिवाइज कर दिया तो एफडीआईज भी बहुत ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी और भी इनिशिएटिव्स हैं, माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, या मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि जो लोग माइनिंग से ग्रस्त हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एफडीआई जो है 100% हो गई है, नेशनल मिनरल पॉलिसी आ गई है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कंट्रीब्यूशन करके 2025 तक कोशिश यही की जाएगी कि जो ऊपर 2-3% था ये जीडीपी का, इंडिया इसमें माइनिंग सेक्टर में 6 से 7% ले जाए और साथ ही साथ जॉब्स को भी क्रिएट करे। तो आपको समझ में आया, कुछ भी अगर आपको मिनरल से एसोसिएटेड क्वेश्चन आ जाता है, दिस शुड गिव यू द परफेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हो सकता है कि मैंने लंबे सेंटेंसेस यूज कर दिए सो दैट आपको रिवाइज करने में इजी हो, बट जब आप इसे लिखेंगे बेसिक पॉइंट्स में लिख दीजिए, यू शुड इजीली गेट 250 वर्ड्स का आंसर, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।